एक 14 साल का लड़का जो कि 5वीं की परीक्षा देता है और तभी पता चलता है वह 5वीं की परीक्षा में फेल हो गया है। जैसे ही यह जानकारी उसके घर वालों को लगती है तो घर वाले उसको डांटते हैं, फटकारते हैं कि पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओगे तो अच्छा काम मिल जाएगा। मगर यही सब वह सुनकर लड़का अपना घर से भाग जाता है शहर की ओर। जब शहर जाता है तो वह काम धंधा ढूंढता है, तभी उसको बस में कंडक्टरी का काम मिलता है और साल दर साल बीत जाते हैं। जब वह लड़का बड़ा हो जाता है, 20 से 22 साल और 30 से 35 साल का होता है, तो वह अपने एक मित्र से कहता है कि भाई मुझे शादी करनी है, मैं शादी कैसे मेरी होगी और कैसे हो सकती है और लड़की अच्छी कैसे मिले। जो साथ वाला युवक था उससे कहता है क्यों ना सोशल मीडिया पर बहुत सारी वेबसाइटें हैं, जैसे शादी.com है, अनेक वेबसाइटें हैं जिसमें तुम अपनी एक प्रोफाइल अच्छी सी बनाओ और उसमें अपलोड कर दो। जो लड़की इच्छुक होगी तुम उससे शादी कर लोगे। तभी एक वह बढ़िया बायोडाटा बनाता है जिसमें अपने आप को एक रईस व्यक्ति जाहिर करता है और अपना बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग का लिखता है। और कुछ ही दिन बाद एक महिला उस प्रोफाइल को देखकर उस युवक को फ़ोन मिलाती है और जो कि वह एसडीएम थी। और जब धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात इतनी बढ़ती है कि प्यार परवान चढ़ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही पता चलता है उस एसडीएम की मौत हो गई है और जो आरोपी निकलकर सामने आता है वो वाकई में हैरान कर देने वाला आरोपी था। आप भी यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर एसडीएम का कत्ल क्यों हुआ और किसने किया और ऐसी क्या बात रही होगी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच ऐसी क्राइम की घटना सुनने को मिलती रहे। यह सच्ची घटना है जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ढिंढोरा और एक कस्बा है जो है शहपुरा। वहीं पर एक सरकारी आवास जो कि था एसडीएम का, जिनका नाम था निशा शर्मा और तारीख थी 28 जनवरी 2024 और दिन था रविवार और दोपहर के 2 बजे, जो कि उनके पति मनीष जो कि सुबह घर से किसी काम के लिए निकले थे और जब दोपहर में जो अपनी पत्नी का सरकारी आवास था जो एसडीएम बंगला था वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही उनकी गाड़ी गार्ड वहाँ देखता है, गेट खोलता है, अपनी गाड़ी अंदर लेके जाते हैं। जब निशा शर्मा के कमरे की ओर बढ़ते हैं, खटखटाते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं आता है। 2 से 3 मिनट और उनका नाम लेते हैं निशा, तब भी वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और तभी अपनी जेब से डुप्लीकेट एक चाबी निकालते हैं और अपना डोर जब ओपन करते हैं देखते हैं जो निशा शर्मा जो एसडीएम की पत्नी थी वो शुद्ध हालत में पड़ी थी, जो कि बेहोश थी। अब गार्ड को बुलाते हैं, पूछते हैं कि मैडम को क्या हुआ, तो कहते हैं मैडम की तबीयत खराब थी, जो कि वो अभी उठी नहीं है। और जो कि काम करने वाली बाई थी वो भी आई थी, अपना काम करके चली गई। और ड्राइवर को फ़ोन मिलाते हैं, जो कि ड्राइवर थोड़ा काम से गया था। वह आधा घंटे में गाड़ी लेकर सरकारी आवास पहुंचता है और जो मनीष अपनी पत्नी को लेकर जो नज़दीक का अस्पताल था वहां जाते हैं और डॉक्टर साहब से बताते हैं कि मेरी पत्नी है जो कि जिन्होंने कल व्रत रखा था और जिनकी तबीयत खराब थी। मैंने मना किया मगर इन्होंने नहीं माना और इन्होंने अमरूद खा लिया, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। शाम को मैंने दवाई दिया और सुबह ये अपना आराम कर रही थी, तभी मैं 9 बजे किसी काम के लिए निकला और जब 2 बजे आके देखा ये बेहोशी हालत में पड़ी थी। और डॉक्टर से ये बोला कि ये एसडीएम साहब मैडम हैं। अब जैसे ही एसडीएम का नाम डॉक्टर ने सुना वो भी बिल्कुल हड़बड़ा गए, क्योंकि मामला इतना बड़ा था और उनकी तबीयत की स्थिति जानना डॉक्टर की प्राथमिकता थी। न देरी करते हुए उस मैडम को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं, देखते हैं, न टटोलते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो मैडम एसडीएम है जिनका नाम निशा शर्मा है, इनकी मौत हो चुकी है। अब यह बात बहुत ही बड़ा मामला था। तभी जो डॉक्टर साहब वहाँ हॉस्पिटल के थे, तभी जो वहाँ के एसएसपी थे जिनका नाम था अखिल पांडे, उनको इस बारे में जानकारी देते हैं। यह घटना के बारे में पूरी एक एक चीज़ बताते हैं। वो भी आधा से 1 घंटे में अखिल पांडे जो एसएसपी थे और जो उस थाने के एसएचओ थे और दरोगा थे, सभी पूरी स्टाफ वहाँ पर आता है और वो जो एसडीएम की मौत के कारणों का पता लगाते हैं कि कैसे उनकी मौत हुई। और उन मैडम की जो निशा शर्मा थी उनकी पोस्टमार्टम कराई जाती है। तो एक उसमें अजीब खुलासा होता है कि जो एसडीएम निशा शर्मा हैं उनकी मौत यहाँ लाने से 6 से 7 घंटा पहले हो चुकी थी। अब जैसे ही
निशा शर्मा की एक बहन थी जो कि सरकारी टीचर थी, लेक्चरार थी। उनको जब इस बारे में खबर मिलती है कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और वो भी अस्पताल पहुंचती हैं, और पुलिस वाले अब निशा की बहन से पूछताछ करते हैं कि आपकी बहन की मौत कैसे हुई और आखिर कौन कर सकता है। तो जो निशा की बहन थी वह सीधा आरोप अपने जीजा पे लगाती हैं, कहती हैं कि मेरी बहन ने शादी 2020 में की और जो कि बिना बताए। हाँ, कुछ समय पहले हमारे जीजा और दीदी में मनमुटाव की खबर थी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनका हाथ रहा होगा। अब पुलिस वालों को शक गहराता है, मगर शक इस कदर था कि पहले सबूत चाहिए, तभी किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया जा सकता है या किसी को हिरासत में लिया जा सकता है। अब मनीष को पुलिस वाले साथ में लेते हैं, कहते हैं एक बार अपने बंगले मुझे ले चलिए, जो कि फॉरेंसिक टीम है जांच करना चाहती है और जांच में मेरा सहयोग करिए। अब जो निशा शर्मा का बंगला था, एसएसपी रहते हैं और वहाँ के एसएचओ होते हैं और फॉरेंसिक टीम रहती है, एसएसएल की टीम रहती है, डॉग स्पॉट रहती है। सभी मौका वारदात पे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर वो पड़ी थी और जहाँ पे वो बेहोशी की हालत में थी। अब पुलिस वाले घर का एक एक कोना छान रहे थे, देख रहे थे और कहीं से उनको कोई सुराग नहीं मिला। और तभी जो पूरा स्टाफ था उनका, जो नौकर हो और या कहे नौकरानी हो या उनके गार्ड हो या गनर हो, सबसे पूछताछ की गई, मगर ऐसी कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह सिद्ध हो सके कि इन्होंने पति ने कत्ल इनका किया है। तभी पुलिस वालों की एक नज़र पड़ती वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन के ड्राई में एक बेडशीट की चादर पड़ी थी और एक तकिए का कवर। अब पुलिस वालों ने उस दोनों चीज़ों को देखा तो उसमें ब्लड लगा था। अब पुलिस वालों को शक गहराया, उन्होंने फिर से दोबारा स्टाफ बुलाया और पूछा कि ये धुले किस व्यक्ति ने है। तभी नौकरों ने कोई जवाब नहीं दिया कि सर इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मनीष से कड़ाई से पूछताछ है, उसने कहा कि हाँ मैंने ही धुला है। अब आपको हम ले चलते हैं दो किरदार में, एक किरदार जो मनीष है और दूसरा किरदार जो कि मृतक एसडीएम निशा शर्मा है। जो कि मनीष जो कि बचपन से कक्षा 5 का पढ़ने वाला युवक जब 5वीं क्लास में फेल हो जाता है, जब घर में उसके माता पिता हड़काते हैं तो वह अपना घर छोड़कर शहर की ओर निकल आता है और छोटा मोटा काम धंधा करने लगता है। एक सन आता है 1996 में, जब पता लगता है मनीष के पिता की मौत हो गई है। उसको खबर दी जाती है, मगर वह तब भी अपने घर नहीं आता। यह सुनने के बाद उसके घर वाले उससे अपनी दूरी बना लेते हैं, उससे कोई अपना मतलब नहीं रखते हैं। तभी एक समय आता है 2009, जो कि मनीष अपने गांव दोबारा जाता है। जो ज़मीन जायदाद जो भाइयों के नाम थी वह अपना हिस्सा मांगता है और लेता है। वह ज़मीन बेचकर वह शहर में खर्चा करता है, उड़ाता है। और उसके साथ 2014 में पता चलता है जो उनका बड़ा भाई है उसकी भी बीमारी के कारण मौत हो गई है, तब भी वह वहाँ नहीं जाता है। और फिर समय बीतता है, फिर आता है समय 2019। तभी इसको एक महिला से प्यार होता है। प्यार होने के बाद यह शादी कर लेता है और शादी जब हो जाती है तो वह अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव जाता है, अपनी माँ से आशीर्वाद दिलवाता है और कहता है माँ जो मैंने आगे गलती की मुझे माफ़ कर दो, अब आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहनी है और तुम्हारी सेवा करनी है। यह शादी मात्र हुए 6 महीना हुए थे, तभी इसने अपनी पत्नी से भी तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद यह फिर शहर की ओर निकल गया और वहाँ पे बस कंडक्टरी करने लगा। और तभी एक इसके मित्र से मुलाकात इसकी होती है। होने के साथ साथ तभी वह कहता है कि मुझे भाई शादी करनी, कैसे शादी की जाए। जो इसका मित्र था वह सलाह देता है कि क्यों ना शादी.com जैसी वेबसाइटें हैं, तुम अपना जिसमें बायोडाटा डाल सकते हो, अनेकों रिश्ते मिलेंगे और कोई अच्छी लड़की तुम्हें पसंद हो जिससे तुम शादी कर सकते हो। और तभी इसने अपनी बायोडाटा उसमें डाला ही था और कुछ समय बीता, तभी जो एसडीएम निशा शर्मा जिनकी उम्र 51 साल और जो मनीष की उम्र उस समय थी 45 साल, दोनों एक दूसरे के प्रति फ़ोन से बात करते हैं। बात करने के साथ साथ जब प्यार परवान चढ़ता है, प्यार परवान चढ़ने के साथ साथ एक समय आता है जो था समय 3 अक्टूबर 2020, मंडला गायत्री मंदिर में दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक ही साथ रहने लग जाते हैं। अब दूसरा किरदार चालू होता है निशा शर्मा का, जिनका जन्म 22 सितंबर 1973 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुआ था और जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और जिन्होंने पढ़ाई के दम पर 2003 में एमपी पीसीएस की परीक्षा पास की। पहली पोस्टिंग उन्हें नायब तहसीलदार मिली। उसके बाद 2020 में एसडीएम बनाई गई और
इनका पहले से ही सपना ये था कि मैं शादी नहीं करूँगी, समाज की सेवा करूँगी। मगर जब समय बीता, धीरे धीरे समय लगा कि मैं अकेलेपन में कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, और इन्होंने एक जीवन साथी की तलाश जो कि शादी.com में अपनी भी रिज्यूम डाली थी, और तभी इनको दिखता है मनीष, जो कि प्रोफाइल बहुत अच्छी थी और जो कि बिजनेसमैन प्रवृत्ति का आदमी था, और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बीते ही थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और तभी अपनी बहन से बताती हैं कि मैंने भी शादी कर ली। बहन कहती है कि बहन, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं और तुम तो बिल्कुल सरप्राइज़ कर दी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो लड़की कह रही थी मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी और वो चुपचाप शादी कर ले, मानो बहुत कुछ बदल गई हो आप। और तभी पता चलता है कि निशा शर्मा को, जो कि बिजनेसमैन है, और मनीष यह एक 5वीं फेल रहा है और जो कि बस कंडक्टरी करता था। जब निशा शर्मा को ये बात पता चली तो उनको बहुत आहत हुआ, मगर उन्होंने तब भी अपने पति को अपना लिया और उसको 5 लाख रुपए लोन लेकर बिजनेस कराने की दिया, और उसने 5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद, और तभी एक साल था 2021, और उसने मनीष ने अपने व्हाट्सएप में एक महिला की फ़ोटो अपने साथ लगाई जो कि गाज़ियाबाद की रहने वाली थी। जैसे ही यह बात निशा शर्मा को पता चली और उन्होंने आपत्ति दर्ज की, अपने पति से लड़ाई झगड़ा भी किया और पूछा, जिसके कुछ देर बाद उस मनीष शर्मा ने वह फ़ोटो हटा दी, और हटाने के बाद वह अब निशा शर्मा को पैसे की डिमांड करता और उसी के लिए मार पिटाई करता और लड़ाई झगड़ा किया करता था। और बात तो तब बढ़ गई, एक बार उसने निशा शर्मा से कहा, जो अपनी नौकरी में जो नामनी होता है और बैंक में, उसमें मेरा नाम चढ़ाओ। अब निशा शर्मा सोच रही थी जैसे ही मैं नाम इसके कर दूंगी वैसे ही या पता नहीं क्या कर दें, और जो कि अलग अलग लड़कियों के संपर्क में रहता है और इसका व्यवहार सही नहीं लग रहा है। और निशा शर्मा ने यही सोचा कि जो मैंने शादी की बहुत गलत किया, और तभी इन्होंने अपने बहन के बेटे को, जो कि नामनी सब में दर्ज कर दिया, और जो कि सर्विस उनकी थी और जो बैंक था, उन्होंने अपने भाई के मतलब बहन के बेटे को, बहन को कर दिया। जैसे ही यह बात मनीष को पता चली, जिससे वह आहत हो गया, और 27 जनवरी 2024 को यह आया, अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगा, और सुबह 28 तारीख को तकिए से इसने नाक दबा दी, जिससे ब्लड बहा, और उसने वॉशिंग में डाल दिया, और सब घटना ऐसे अंजाम दिया कि पता ही ना चले। मगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस घटनाक्रम का खुलासा किया। जब पता लगा कि कोई एसडीएम का कातिल और नहीं, उसका पति ही है, और ऐसा एक हैरान कर देने वाला सच निकल कर सामने आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कहानी सुनाने का हमारा किसी को उद्देश्य परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि सोशल मीडिया से बहुत ही सावधान रहें, और प्लस कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं जिससे आपकी जान खतरे में पड़ जाए। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस कमेंट के माध्यम में ज़रूर दें। धन्यवाद।